हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आए हैं जो कि मैथ का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 हो तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल का अनुपात कितना होगा। देखिए, इस सवाल का डिटेल सॉल्यूशन मैंने अलग से वीडियो बना के डाली हुई है। इसको शॉर्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा। देखिए, आप सभी को पता है कि जो हमारा पृथ्वी का मैप है, उसमें क्या है कि उसमें उत्तरी गोलार्ध में स्थल का एरिया ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल का एरिया कम है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में आपका पानी का एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो आप ऐसे ऑप्शन चेक कर लीजिए जिसमें क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी का एरिया ज़्यादा हो। ठीक है, पानी का एरिया ज़्यादा होगा और ज़मीन का एरिया क्या होगा, कम होगा। स्थल और जल का अनुपात पूछा, इसका मतलब पहली जो वैल्यू होगी वो कम होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए, यहाँ पर पहली ज़्यादा है दूसरी कम है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी पहली ज़्यादा है दूसरी कम है, ये भी नहीं होगा। और ये भी पहली ज़्यादा है दूसरी कम है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में भी क्या है, एक्चुअल में भी आपका दक्षिण गोलार्ध में पानी का एरिया ज़्यादा है और स्थल का एरिया कम है। तो उसी लॉजिक को लगाते हुए हमने ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है, 3 भाई हैं, किसी समय पर उनमें से 2 की आयु का योगफल 4 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष है। सबसे बड़े और सबसे छोटे की आयु का अंतर क्या होगा। देखिए, सबसे बड़े और सबसे छोटे की आयु का अंतर उतना ही होगा जितना कि सबसे बड़ी योग और सबसे छोटे योग के बीच का अंतर होगा। यानी 8 और 4 का अंतर कितना है, 4। तो इनकी आयु में अंतर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, चेक करते हैं। देखिए, मान लेते हैं तीन जो भाई हैं उनकी आयु क्या है, ए, बी और सी वर्ष है। ठीक है, इनको एक एक बार जोड़ेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा आपका 4। ऐसे बी प्लस सी कितना दे रखा है, 6 और सी प्लस सी दे रखा है आपको 8 वर्ष। इन सबको एक एक बार क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 18/2 यानी कि 9। अब क्या करना है, अब आपको ये ए प्लस बी है इसमें से घटा देंगे। जब हम ए प्लस बी को इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी 5। इसी पर जब हम बी प्लस सी को इसमें से घटाएंगे तो हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। और जब हम सी प्लस ए को इसमें से घटाएंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी 1। यानी तीनों की आयु निकल के आ गई 1, 3 और 5। आपसे पूछा सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर कितना होगा, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर कितना हो गया, 5 - 1 यानी कि 4 वर्ष। अब इन सबसे बचने के लिए क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस उतना ही होगा जितना कि सबसे बड़े योग और सबसे छोटे योग के बीच का अंतर होगा। ठीक है, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागियों में से 65% पहले परीक्षण में ही लक्ष्य को भेद देते हैं और कुल प्रतिभागियों में से 55% दूसरे परीक्षण में लक्ष्य को भेद देते हैं। कुल प्रतिभागियों में से 20% किसी भी परीक्षण में लक्ष्य को नहीं भेद पाते हैं। तो कितने प्रतिशत प्रतिभागी दोनों परीक्षण में लक्ष्य को भेदते हैं। देखिए, इस तरह का सवाल हम कैसे करते हैं, वेन डायग्राम की सहायता से करते हैं। तो देखते हैं इसको। देखिए, ये 2 वेन डायग्राम बने हुए हैं और ये दोनों किसके हैं, लक्ष्य को ना भेदने वाले। ठीक है, लक्ष्य ना भेद पाने वालों का ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें से बीच वाला क्या है, दोनों में कॉमन है। अब ऐसे कितने हैं जो लक्ष्य को नहीं भेद पा रहे दोनों प्रतियोगिताओं में, तो कितने हैं, 20% है। तो इसका मतलब 20% कहाँ जाएगा, बीच में। अब पहले ही जो परीक्षण है उसमें कितने परसेंट लोगों ने लक्ष्य को भेद दिया है, 65% लोगों ने लक्ष्य को भेद दिया है। तो 100 में से 65% लोगों ने लक्ष्य को भेद दिया है। तो ऐसे कितने होंगे जिन्होंने लक्ष्य को नहीं भेजा होगा, तो वो होंगे आपके 100 - 65 यानी कि 35%। तो ये जो गोला है पूरा वाला, ये 35% लोगों को दर्शाएगा। इसमें से 20% तो आपका यही हो गया, तो बच्चा कितना, 15%। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो परीक्षण है उसमें कितने परसेंट ने भेदा है, तो वो भेदा है 55% ने। ये गोला कितने में दर्शा रहा है, ये गोला दर्शा रहा है 55% को। 55% सॉरी, ये गोला दर्शा रहा है 55% भेजने वालों ने। भेजने वाले कितने हैं, 55%। तो ना भेजने वाले कितने होंगे, 100 - 55 यानी कि 45%। तो ये जो गोला है वो 45% को दर्शा रहा है। इसमें से 20% तो यही हो गया, बचा कितना, 25%। यानी ये जो पूरा डायग्राम है ये लक्ष्य को ना भेजने वालों को दर्शा रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो लक्ष्य को नहीं भेज पा रहे हैं, तो 15 और 20 35 + 25 यानी कि कितना हो गया, 60%।
यानी 60% लोगों ने लक्ष्य को नहीं भेद पाया है। तो ऐसे कितने बचे जिन्होंने लक्ष्य को भेदा है? तो 100 माइनस के 60 कितना हो गया? ये हो गया आपका डायरेक्ट 40%। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालते हैं इसको, तो डायरेक्ट देख लीजिए। देखिए पहले कितने थे, पहले परीक्षण में 65 थे, 65 लिखिए। दूसरे कितने थे? 55, तो 55 लिखिए। दोनों कितना हो गया? ये हो गया आपका 120। 120 ये हो गया, और 20% क्या था? दोनों में नहीं भेद पाने वाले, तो इसको भी इसमें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 140। इसमें से क्या कर दीजिए? 100 को घटा दीजिए, कितना बचा? 40। तो यही आपका क्या बन जाएगा? एकदम राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ लीजिए और उसमें से 100 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तेल का एक सौदागर 236 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदे गए 50 लीटर तेल को बेचकर न्यूनतम 2100 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है, जिसका क्रय मूल्य कितना है? 180 रुपये प्रति लीटर है, और वह उसे 250 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। इसके लिए उसे कितने लीटर नकली तेल की आवश्यकता होगी? देखिए क्या सॉल्व करते हैं इसे। देखिए मान लेते हैं कि जो 180 रुपये प्रति लीटर वाला जो तेल मिलाया जा रहा है नकली तेल, उसका कीमत क्या है? x रुपये है, x रुपये प्रति लीटर। तो इसकी कुल कीमत कितनी हो जाएगी? x गुणा 180। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब देखिए, अब 236 रुपये लीटर वाला कितना तेल मिलाया जा रहा है? 50 लीटर। तो 236 वाले की कीमत कितनी होगी? तो 36 गुणा 50 प्लस ये तो इसका क्रय मूल्य होगा। ये क्या होगा? दोनों तेलों का क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है हमें 2100 रुपये का लाभ और चाहिए, तो हमें 2100 रुपये इसमें और जोड़ेंगे। जब 2100 रुपये का हमने इसमें लाभ जोड़ दिया, तो ये क्रय मूल्य में जब हम लाभ जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य किसका होगा? ये विक्रय मूल्य होगा टोटल तेल का। तो टोटल तेल में टोटल जो तेल है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 50 लीटर तो असली वाला था और 1 लीटर नकली वाला था, तो कुल तेल कितना हो गया? 50 प्लस x। और ये किस रेट में बेचा जा रहा है? तो 250 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। अब देखिए ये भी विक्रय मूल्य है पूरा, और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 180x वही कितना हो जाएगा? 250x। 180 को इधर ले जाएंगे, कितना बचेगा? इधर बचेगा 70x प्लस 25 गुणा 50, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12,500। ठीक है, 12,500 पे, सॉरी 1 जीरो कम होगा। इधर देखिए, इधर ये आपका बचेगा 36 गुणा 50, ये हो जाएगा आपका 11,800। ठीक है, और प्लस 2100, इधर इतना बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0, 0, 9 और 13। इधर हो जाएगा आपका 70x प्लस के 12,500। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो कितना बचेगा? 12,500 माइनस करना पड़ेगा। तो 12,500 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? ये आपका हो जाएगा 1400। ये किसके बराबर हो जाएगा? 70x के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 70 से कटेगा ये आपका 20वां, तो x बराबर कितना आ गया? 20 लीटर। यानी कि जो तेल मिलाया जा रहा है नकली वाला, वो कितना तेल मिलाया जा रहा है? तो 20 लीटर तेल मिलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है 12% के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5664 रुपये के ऋण का भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त कितनी होगी? तो देखिए वार्षिक किस्त कैसे निकालते हैं। देखिए हमने मान ली कि हमारी जो पहली किस्त है वो कितनी है? वो हमारी पहली किस्त है 100 रुपये की। अब चूंकि दर कितनी है? 12% की, तो अगली साल हमें 12 रुपये बढ़ा के देने पड़ेंगे, 112 हो गए। फिर अगली साल 12 रुपये बढ़ा के देने पड़ेंगे, 124 देनी पड़ेगी अगली किस्त। फिर 12 रुपये बढ़ा के देने पड़ेंगे, तो फिर हमें देने पड़ेंगे 136 रुपये। क्योंकि कितनी किस्तों में, कितने वर्षों में चुकाना है? तो 4 वर्षों में चुकाना है। पहली किस्त 100 की, फिर 12% ऐड करेंगे, फिर 12 रुपये ऐड करेंगे, फिर 12 रुपये ऐड करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया? ये हो गया आपका 472 रुपये। यानी कि हम कुल मिला के इतना धन चुकाएंगे। लेकिन एक्चुअल में कितना चुकाना है? तो एक्चुअल में चुकाना है आपका 5664 रुपये। इसका मतलब 472 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5664 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5664 बटे में 472, और हमारी किस्त कितनी की है? हमारी किस्त हमने मानी थी 100 रुपये की, तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 5664 बटे में 472 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पूरा कटेगा, कितने बार कटेगा? ये 12 बार कटेगा, और 12 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 1200। तो आपकी किस्त कितनी बन जाएगी? तो 1200 रुपये की किस्त बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है एक हौज में पानी भरने व खाली करने वाले कुल नल लगे हुए हैं, कुछ नल लगे हुए हैं। भरने वाला प्रत्येक नल हौज को 7 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला प्रत्येक नल हौज को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल खोल दिए जाएं
तो पूर्णतः भरे हुए हौज को खाली होने में 7 घंटे का समय लगता है। अगर हौज में लगे हुए सभी नलों की संख्या कितनी है, 11 है, तो पानी भरने वाले नल कितने हैं? ठीक है, मान लीजिए पानी भरने वाले नल कितने हैं, x, तो खाली करने वाले कितने होंगे, टोटल 11 हैं, तो 11 माइनस के x हो जाएंगे। और जो भरना वाला है, देखिए ये है आपका भरने वाले, तो ये है आपका खाली करने वाला। ठीक है, अब जो भरने वाला वो 1 घंटे में कितना भरता है, भरने वाला प्रत्येक नल हौज को 7 घंटे में भर देता है। तो 7 घंटे में पूरे हौज को भर देता है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/7 भरेगा, एक नल भरेगा। और नल इतने है कितने, x नल है, तो कुल कितना भरा जाएगा 1 घंटे में, तो 1/7 गुणा x। ऐसे ही खाली करने वाला कितने घंटे में खाली कर देता है, तो 5 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/5। और ऐसे नल है कितने, 11 माइनस के x। इसका मतलब कुल 1 घंटे में कितना खाली होगा, तो 11 माइनस के x बटे में 5। देखिए इसको ले सकते हैं हम, इसको देखिए इसको हम ले सकते हैं x बटे में 7, इसको ले सकते हैं हम 11 माइनस के x बटे में 5। ठीक है, अब कह रहा है कि जब दोनों नल खोल दिए जाते हैं तो पूरा नल कितनी देर में खाली हो जाता है, तो 7 घंटे में खाली हो जाता है। तो जब 7 घंटे में पूरा खाली हो जाता है तो 1 घंटे में कितना खाली हुआ, तो 1 घंटे में खाली हुआ 1/7। क्लियर, अब देखिए ये भी 1 घंटे का काम है, ये भी 1 घंटे का काम है, और जब पूरा नल खाली हो जाता है तो 1 घंटे में कितना खाली होगा, 1/7 खाली होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, देखिए 11 माइनस के x बटे में 5 माइनस के x बटे 7 बराबर हो जाएगा 1/7 की। देखिए ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है, और ये टोटल 1 घंटे का काम है खाली होने का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 7 × 11 77 माइनस के 7x और 5 माइनस के 5x हो जाएगा, ये बटे में जाएगा 7 पंजे 35, और ये बराबर होगा 1/7 के। ठीक है, 7 से कटेगा ये 5 पर, 5 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12x, 70 माइनस के 12x बराबर 5, 12 इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, तो कितना जाएगा 72 बराबर 12x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 6, 72/12 यानी कि 6। x हमने क्या माना था, x हमने माना था भरने वालों की संख्या। तो आपसे भरने वालों की संख्या ही पूछिए कि भरने वाले कितने होंगे, तो भरने वाले हो जाएंगे आपके 6। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। क्वेश्चन दिया है आपको सरल करने के लिए, ये क्वेश्चन आपको ही करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए बोडमास नियम को फॉलो करना है। बोडमास नियम के हिसाब से सबसे पहले छोटा क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर मझला, फिर बड़ा। ठीक है, और फिर बोडमास के रूल के अंतर्गत आपको सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर और घटाओ। इसी नियम को फॉलो करते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करें। देखिए ये आपका दे रखा है अंडरूट में 1031 माइनस के अंडरूट में 61 माइनस के अंडरूट में 138 प्लस अंडरूट में 36। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पर मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। वैसे अलग से वीडियो बनाई हुई है इसकी। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, देखिए आप पीछे की सारी चीज़ें भूल जाइए, आप फोकस करिए आगे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में चिन्ह क्या है। आगे जो भी संख्या लिखी हुई है और यदि माइनस का चिन्ह है, तो आपको ये देखना है कि पहली जो संख्या लिखी हुई है उससे कम पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है। तो 1031 से कम पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है वो होती है हमारी 1024। अब 1024 का वर्गमूल कितना होता है, 1024 का वर्गमूल होता है 32। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर कितना आएगा, 32 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि एचसीएफ उनका कितना है, 5 है, उनका जोड़ कितना है, 65 है। तो ए और बी के संभावित युग्मों की संख्या बताइए। मान लीजिए हमने संख्या मान ली आपकी 5x और 5y। ठीक है, उनका जोड़ कितना दे रखा है, 65। तो यहाँ से x + y कितना मिल जाएगा हमको, 65/5 यानी कि 13। क्लियर, अब आपको x और y के ऐसे जोड़े बनाने हैं, x और y की ऐसी संख्या रखनी है कि उनका जोड़ कितना हो, 13 हो, उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, जैसे x की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, 2 रखेंगे तो 11, 3 रखेंगे तो 10, 4 रखेंगे तो 9, 5 रखेंगे तो 8 और 6 रखेंगे तो 7। ठीक है, उसके बाद तो संख्या रिपीट होती चली जाएगी। तो ऐसे कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने जोड़े बन गए, 6। तो संभावित जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, संभावित जोड़ों की संख्या हो जाएगी 6। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक युद्ध में से पहले सेना में टैंक और हवाई जहाज का अनुपात कितना था, 5:3 है।
युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात कितना हो गया? 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताइए। तो देखिए क्या सॉल्व करते हैं। देखिए युद्ध से पहले अनुपात कितना था? 5:3 था। ठीक है, ये किसका है? पहले है टैंक, ये टैंक का है और ये आपका हवाई जहाज का है। ठीक है, 5:3 था। युद्ध के बाद में कितना हो गया? 2:1 हो गया। कब? जब आपका 1000 तो टैंक नष्ट हो गए और 800 क्या हो गए? 800 नष्ट हो गए, आपके प्लेन नष्ट हो गए। अब आपको बताना है कि युद्ध के बाद में टैंक कितने बचे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आपको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करते हैं? इससे गुणा करिए इसमें, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। इन दोनों डिफरेंस कितना हो गया? 5 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया? 1 यूनिट। ठीक है, अब ये 1 यूनिट है किसके बराबर होगा? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी 8 दूनी 16 और 1000 इंटू 1 यानी कि 1000। 1000 और 1600 का डिफरेंस कितना होता है? तो 600, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको निकल के? 600। देखिए दोबारा समझ लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई का डिफरेंस इन दोनों के मल्टीप्लाई के डिफरेंस के बराबर होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 600। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 पंजे 3000। ठीक है, यानी कि शुरू में टैंक कितने थे? 3000 थे, उसमें से नष्ट कितने हो गए? 1000 नष्ट हो गए, तो बच्चे कितने? बचे होंगे आपके 2000। यानी युद्ध के बाद में टैंक कितने बचे? युद्ध के बाद में टैंक बचे वो कितने बचे? 2000 टैंक आपके बचे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 प्रकार के चावल हैं, पी और क्यू को मिलाकर 60 रुपये प्रति किलो में बेचा जाता है। यदि पी और क्यू को 3:4 में मिलाया जाए तो लाभ 10% होता है, और यदि 4:3 में मिलाया जाए तो लाभ कितना होता है? 5% होता है। ए और बी के लागत मूल्य का आपको अनुपात बताना है। ठीक है, मान लीजिए कि ए का जो लागत मूल्य है वो आपका ए है, बी का लागत मूल्य कितना है? बी का लागत मूल्य सॉरी ई का लागत मूल्य कितना है? ए रुपये प्रति यूनिट, और क्यू का लागत मूल्य कितना है? बी रुपये प्रति यूनिट। तो देखिए जरा, तो पी और क्यू को किस अनुपात में मिला रहे हैं? 3:4 में मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले 3A प्लस के 4B, और दूसरी कंडीशन में किस में मिला रहे हैं? तो दूसरी कंडीशन में मिला रहे हैं 4:3 में, यानी कि 4A प्लस के 3B। ठीक है, देखिए दोनों ही कंडीशन में क्या है? विक्रय मूल्य 60 रुपये में ही बेचा जा रहा है, लेकिन पहली कंडीशन में 10% का लाभ होता है, दूसरी कंडीशन में 5% का लाभ होता है। तो ये तो कुल क्रय मूल्य हो गया ना, 3A प्लस 4B, ये कितना हो गया? 7 यूनिट का क्रय मूल्य हो गया। तो 1 यूनिट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बटे में 7 कर देंगे, और जब हम इसको 110% पे बेचेंगे, 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110/100 कर देंगे। और ऐसे ही इधर 1 यूनिट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4A प्लस 3B बटे 7, और ये कितने में बेचा जा रहा है? 5% लाभ पे, तो ये हो जाएगा 105 बटे में 100, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। दोनों का विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जा रहा है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इसको 10% लाभ पे बेचा जा रहा है, इसको 5% के लाभ पे बेचा जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चूंकि दोनों ही विक्रय मूल्य समान है तो बराबर बराबर रख दिया। 100 से 100 खत्म, 7 से 7 खत्म, 5 से 22 बार और 5 से 21 बार। ठीक है, 22 दिया 66A और 22 चौक 88B, ये बराबर हो जाएगा 21 चौका 84A प्लस के 21 या 63B। ए को इधर ले जाओ, तो 84A में से 66A घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18A बचेगा, और 88B में से 63B घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25B बचेगा। तो यहाँ से आपको A/B कितना मिल जाएगा? यहाँ से आपको A/B मिल जाएगा 25 बटे में 18, यानी कि पी और क्यू का जो हमने क्रय मूल्य माना था ए और बी, उनका अनुपात कितना आ गया? 25:18। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाग के एक प्रश्न सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल कितना है? 46 है, तो भाज्य क्या होगा? देखिए इसका एक फॉर्मूला रहता है, उसको आप याद रखिएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे लगा के आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए उससे पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे? शेषफल आपका दे रखा है 46, तो यहाँ रख देंगे, और शेषफल का 5 गुना क्या है? शेषफल का 5 गुना है भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल
है कितना 40, 40 पंजे कितने होते हैं 230। इसका मतलब हमारा भाजक कितना हो गया 230, और जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो इसका मतलब भागफल कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा हमारा 23 प्लस शेष पर कितना है 46। बस सॉल्व कर लीजिए। 23 दिया, 23 इंटू 23 कितना होता है 529, यानी कि 590 प्लस के 46, इसको जोड़ें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 5 यानी 53 36। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए ये मैंने आपको कैसे जल्दी निकाल दिया, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर बता देता हूँ। देखिए आपको बोला है कि जो भाजक है वो शेषफल का कितना है 5 गुना है, और शेषफल कितना है 46, 46 पंजे कितना हो गया 230, यानी कि हमारा भाजक कितना निकल के आ गया 230 निकल के आ गया। अब कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो भागफल हमारा कितना होगा 23 होगा, तभी तो इसका 10 गुना 230 बैठेगा। हमने सारी चीज़ें निकाल ली और वैल्यू रख दी इसमें, आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक्स और वाई साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा फिर एक्स काम छोड़कर चला जाता है। वाई शेष कार्य को 32 दिनों में पूरा कर लेता है, तो वाई अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए मान लिया कि हमने मान लिया कि जो एक्स और वाई हैं दोनों मिलके पूरा काम 30 दिन में ही खत्म कर देते हैं, ठीक है, जो कि दे ही रखा है। टोटल काम भी हमने कितना मान लिया, टोटल काम भी हमने मान लिया 30 ही मान लिया, ठीक है। एंड टोटल काम कितना है 30 यूनिट काम है, जिसको एक्स और वाई 30 दिन में ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब एक्स और वाई एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो एक दिन में कर रहे होंगे ये 1 यूनिट, ठीक है, यानी 1 इकाई कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। यानी 30 काम हमने मान लिया, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 30, तो 30 दिन में ही 30 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन में एक काम कर रहे होंगे, क्लियर। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना कर देंगे, तो 6 दिन में कर देंगे 6 इकाई, ठीक है, यानी 6 यूनिट काम कर देंगे। इसका मतलब काम बचा कितना, तो काम बचा हमारा 30 काम था, 6 काम हो गया, काम बचा हमारा 24। इस 24 काम को किसने किया होगा, क्योंकि एक्स तो छोड़ के चला गया। अब काम किसने किया है 32 दिन में किया है बाई ने। इसका मतलब 24 काम को, सॉरी 24 काम को 32 दिन में किसने किया है, तो बाई ने किया है। इसका मतलब बाई एक दिन में कितना करेगा, तो 24/32 करेगा, और टोटल काम है कितना 30 काम है, तो 30 काम को करने में कितना समय लगेगा बाई को, तो 24/32 गुणा 30, सॉरी उल्टा हो गया। देखिए एक काम को करने में 24/32 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो 30 काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा, 30 दिन का काम 30 काम को करने में समय लगेगा 30/24 गुणा 32, 24/32 है, नीचे जाएगा तो नीचे से बटे में ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 6 से कटेगा 4 बार, 6 से 5 बार, 4 से 8 बार, 8 पंजे 40, यानी कि बाई को कुल कितना दिन लग जाएंगे पूरा काम खत्म करने में, तो पूरा काम खत्म करने में बाई को लग जाएंगे आपके 40 दिन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया तो उल्टा गुणा कर दिया था, बाकी सही गुणा आपका ये। नेक्स्ट देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी 13 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। तो देखिए नाव की चाल कैसे निकालते हैं। देखिए जब आपको टोटल दूरी दे रखी है 65, इसको समझ लीजिए। देखिए एक होती है अनुप्रवाह चाल, यानी धारा की दिशा में ही चाल। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, नाव की चाल मान लेते हैं हम ए है और धारा की चाल कितनी है बी, तो अनुप्रवाह में चाल क्या होती है, दोनों चाल जुड़ जाती है। एक होती है प्रतिकूल चाल, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो उसमें सापेक्षिक चाल कितनी बनती है ए माइनस के बी, यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा दिया जाता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 65 किलोमीटर की दूरी है, उसको 5 घंटे में तय करता है, कब, अनुकूल दिशा में। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65/5, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ऐसे ही प्रतिकूल दिशा में कितने 13 घंटे में तय करता है, इसका मतलब ए माइनस के बी कितना हो जाएगा 65/13, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि नाप की चाल बताइए, यानी कि ए की वैल्यू बतानी है आपको, तो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब ए प्लस बी दे रखा हो, ए माइनस के बी दे रखा हो, तो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 13 + 5/2, यानी कि 18/2, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि मान लीजिए धारा की चाल निकालनी होती तो आपको बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
बी बराबर होता है कि दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दीजिए, यानी कि 13 माइनस के 5 कितना हो गया 8, 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये धारा की चाल हो गई और ये आपकी नाप की चाल हो गई। नेक्स्ट देखिए, एक साइकिल के पहिए का जो व्यास है वो कितना है 126 सेंटीमीटर है। एक साइकिल चालक को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गंतव्य तक पहुंचने में 16.5 मिनट लगते हैं। अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखिए सवाल, देखिए चक्कर चक्कर कैसे निकालते हैं, चक्कर बराबर होता है कुल दूरी, यानी पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी बटे में एक चक्कर लगाने में चली गई पहिए द्वारा दूरी, जो किसके बराबर होती है, पहिए की परिधि के बराबर होती है। ठीक है, पहिए की परिधि। देखिए कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 5/18 है। ठीक है, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी हो गई, सॉरी दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। समय कितना है 16.5 मिनट, यानी कि 33/2, ये मिनट में है, सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और देखिए ये क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, तो मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है व्यास, ये 100 का गुणा और कर देंगे। ठीक है, ये होगी कुल दूरी। अब परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2πr, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब व्यास का आधा। व्यास कितना दे रखा है 126, 126/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से ये वाला 2 फिनिश, क्लियर। और देखिए और क्या करता है 18 चौक 72। ठीक है, और देखिए 2 से कटेगा आपका ये 16 बार। और देखिए और क्या करता है, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जब वो कितना था 16.5 मिनट का मतलब होता है 33/2। ठीक है, तो 2 से तो ये नहीं कटेगा। हाँ देखिए इसको दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रही है। देखिए मैंने दोबारा से लिख दिया पूरा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। देखिए ये बार 2 से तो ये बार 2 खत्म हो जाएगा, 7 से कटेगा ये आपका 18 बार। ठीक है, और देखिए 11 से कटेगा ये 2 बार, और 11 से कटेगा आपका ये 3 बार। क्लियर। और देखिए और क्या कट सकता है, 18 से कटेगा आपका ये 4 बार। ठीक है, और देखिए 2 से कटेगा आपका 2 दूनी 4, 4 से ये वाला 4 फिनिश। ठीक है, नीचे तो अब कुछ नहीं बचा। अब ऊपर देखिए 6 से कटेगा आपका 3 बार, 6 से कटेगा आपका 10 बार, ये 3 से बार 3 खत्म। 10 पंजे 50, 50 पे 2 जीरो, यानी कितना हो गया 5000, यानी चक्रों में संख्या कितनी हो गई 5000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक चोर सुबह 3 बजे एक बैंक चुराता है, इसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। 4 बजने पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर की चाल से दूसरी वैन से पीछा करना शुरू कर देता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, मान लीजिए चोर इस दिशा में भाग रहा है, तो जिसका मालिक होगा वो भी इसी दिशा में पीछा करेगा, तो इनकी सापेक्षिक चाल होगी वो दोनों चालों के अंतर के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि जो मालिक होगा वो चोर को पकड़ेगा, वो किस चाल से पकड़ेगा, तो 76 माइनस के 57, यानी कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका पीछा करेगा। और इस चाल से कितनी दूरी कवर करेगा, जितनी दूरी वो चल चुका होगा, यानी गाड़ी शुरू करने से पहले, मालिक की गाड़ी शुरू करने से पहले जितनी दूरी चल चुका होगा उतनी ही दूरी इसको कवर करनी होगी इसको पकड़ने के लिए। तो कितनी दूरी चल चुका होगा ये, देखिए 3 बजे चुराई है उसने और 4 बजे पता चला है, इसका मतलब 1 घंटे में उसने जितनी दूरी चल दी होगी उतनी ही दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो कितनी दूरी चल दी होगी 1 घंटे में, तो देखिए उसकी चाल कितनी है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में 57 किलोमीटर चल दिया होगा। तो 57 किलोमीटर यदि वो चल दिया है 1 घंटे में, और उसकी चाल किस चाल से पकड़ रहा है उसका मालिक 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय लग जाएगा 19 या 57, यानी कि 3 घंटे में उसको पकड़ लेगा। 3 घंटे में पकड़ लिया तो कितने बजे पकड़ लेगा, जब उसने 4 बजे तो चलना शुरू किया था, 3 घंटे में पकड़ लेगा, यानी कि 7 बजे वो उसको 7 बजे सुबह के 7 बजे क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि जब भी उसको चाल को पीछे मतलब जब भी चोर को पुलिस पकड़ेगी या फिर मान लीजिए उसको मालिक पकड़ेगा तो वो उसकी सापेक्षिक चाल से ही पकड़ेगा, और दूरी कितनी कवर करेगा, जितनी दूरी वो उसको गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले वो चल चुका होगा, यानी मालिक द्वारा गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले जितनी दूरी चोर चल चुका होगा उसी दूरी को वो उसे कवर करना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है,
तो कितनी दूरी चल चुका था वो 1 घंटे में 57 किलोमीटर। 19 की चाल से कवर करेगा तो कितने घंटे में पकड़ लेगा उसको, 3 घंटे में उसको पकड़ लेगा। तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, सुबह के 7 बजे। नेक्स्ट देखिए, 12,000 रुपये की राशि पर 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज को CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस के P। ठीक है, ये तो होता है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो P दे रखा है आपको 12,000, 1 प्लस R कितना दे रखा है 8% बटे में 100, और पूरे पूरे बच कितना दे रखे हैं 2, तो यहाँ रख दिए 2, और फिर 1 प्लस R कितना दे रखा है 8 गुणा 5/8। ये आधा जो वर्ष है मतलब 5/8 वर्ष है उसको इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस के P यानी कि 12,000, P को भी ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, यानी कि यदि हम इसमें से ये आपका क्या निकल के आएगा, मिश्रधन में से यदि हम बाद में मूलधन को उठा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 12,000 गुणा 108 बटे में 100, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, गुणा ये कितना हो जाएगा यहाँ से, अच्छा यहाँ बटे में 100 भी तो था, बटे में 100 भी आएगा। ठीक है, ये वाला 100, तो ये हो जाएगा आपका 105 बटे में 100। ठीक है, माइनस के 12,000। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए करिए सॉल्व। इसको क्या सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से कटेगा आपका ये 20 बार। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से वाला ये वाला जीरो भी खत्म। तो ऊपर बचा आपका 12 गुणा 108 गुणा 108 गुणा 21 बटे में बचा आपका 200 माइनस के 12,000। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 14696.64। ठीक है, इसमें से कितना घटा देंगे हम 12,000, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 2,696.64, यानी कि आपका लगभग जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2,697, जो कि आपका ऑप्शन में दे भी रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अनाब के तीनों फलकों के विकर्ण दे रखे हैं 13, अनुरूप में 281 और 20 सेंटीमीटर। तो अनाब का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। देखिए इसको, देखिए घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे निकालेंगे, अब वो निकालेंगे देखिए फॉर्मूले से। आपको दे रखा है तीनों फलकों में फलक, यानी कि पहला फलक दे रखा है 13 है, इसका मतलब है कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, वो किसके बराबर दे रखा है, फलक के वर्ग के विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि 13 का वर्ग। ठीक है, 13 वर्ग कितना होता है 169। अब ऐसे ही दूसरा देखिए, चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, इसके बराबर रखा है अंडूर में 81, इसका वर्ग करेंगे तो अंडूर में 281 रहेगा, तो अंडूर हट जाएगा, वर्ग करने पे क्या होगा, अंडूर हट जाएगा, क्योंकि अंडूर 281 का क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा। ऐसे ही तीसरा देखिए, तो ऊंचाई का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग, इसके बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। अब आपको तीनों तीनों भुजाओं के वर्गों का योग मिल गया, मतलब तीनों को जब जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। इनको जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, तो इनको जोड़ने में मिल जाएगा आपको, तो देखिए ये आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 850। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 850 का 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 425। अब देखिए यहाँ से आपको एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर तीनों की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे, जब हम तीनों में से यदि हम आपका क्या निकाल दें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू घटा दें, जो कितनी दे रखी है 169, तो हमें यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 425 माइनस के 169, ये कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गए तो 6 और 11 में से 6 गए तो 5 और ये आपका 2, यानी कि एच बराबर मिल जाएगा अंडर में 256, जो किसका बराबर होता है 16 के बराबर, यानी एच की वैल्यू कितनी मिल गई 16। ऐसे हम निकाल सकते हैं इस वाली संख्या में से बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर घटा दें
तो हमें मिल जाएगा आपका एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी आपको 425 में से 281 घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 1, ठीक है, यानी कि 12 का वर्ग। तो एल की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 12 और एच की वैल्यू कितनी मिल गई थी 16। क्लियर। ऐसे आपको निकालना है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू आपको कैसे कितनी मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 425 में से कितना घटाना पड़ेगा हमको 400, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि बी की वैल्यू मिल गई 5, एल की वैल्यू मिल गई 12 और एच की वैल्यू मिल गई 16। अब आपको फॉर्मूले में रख देनी है ये वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था संपूर्ण पृष्ठ का 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है, लंबाई दे रखी है आपकी 12 और चौड़ाई दे रखी है 5, यानी कि 12 पंजे 60। फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है 16, 16 पंजे 80। फिर ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी 16 गुणा 12। तो 16 गुणा 12 कितना हो जाएगा 192। जोड़ लीजिए इसको 140 और 140 प्लस 192 का दूना, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3 यहाँ पे, फिर 3 गुणा 2, तो ये जाएगा आपका 664, ठीक है, 664 वर्ग मीटर। एक बार क्या निकल के आएगा संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, यानी 664 वर्ग मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही निकल के आएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट देखिए 94। कोई ग्राहक 10,000 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता था। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है, एक 25% की और एक देता है 14% और 12% की, 2 लगातार छूटें देता है। तो आपको बताना कौन सी छूट बेहतर रहेगी और कितनी बेहतर रहेगी, ठीक है। देखिए जब हम 14% और 12% तो लगातार छूटें देते हैं तो हमें कुल मिला कितनी छूट मिलती है, तो हमें मिलती है 14 + 12 माइनस के 14 गुणा 12 बट्टे में 100, हो जाएगा 26 माइनस के 1.68, तो ये हो जाएगा 24.32%, ठीक है। यानी जब हम 14% और 12% 2 छूटें लेते हैं तो हमें कुल मिला के 24.32% की ही छूट मिल पाती है। और जब हम 25% अकेली छूट लेंगे तो इसका मतलब हमें 25% वाली ज़्यादा छूट मिल रही है। कितनी ज़्यादा मिल रही है, तो 25 माइनस के 24 माइनस के 3 2 जो किसके बराबर हो जाएगा 0.68 के बराबर, यानी कि हमें 25% वाली छूट लेने पर 14 और 12% की 2 लगातार छूट लेने की तुलना में कितना ज़्यादा मिल रहा है छूट, तो 0.68% छूट ज़्यादा मिल रही है। देखिए कितने रुपए में बात करेंगे, कितने रुपए की हो जाएगी 10,000 रुपये पे, तो 10,000 का 0.68% कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 68 रुपये, ठीक है, यानी कि 68 रुपये की पहली छूट हमारे लिए क्या रहेगी, बेहतर रहेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2017 और 18 के लिए किसी कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व वाले शेयर को दर्शाता है, ठीक है। कंपनी ने 11 शेयर जारी किए थे जिनके स्वामी अभी 4 साझेदार हैं। बी ने अपने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2,000 रुपये का भुगतान किया था तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी और सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ, बी को सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ। देखिए ये डायग्राम 2017 का, ये 18 का, ठीक है। ये कह रहा है कि बी ने अपने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। बी के पास पहले 40% थे, अब बी के पास कितने बचे 10% बचे, इसका मतलब 30% उसने बेच दिए। 30% किसको बेचे थे, बी और सी को। तो सी के पास पहले 25 थे, अब 50 हो गए, इसका मतलब सी के पास अब 25% शेयर उसके आ गए। 25% शेयर किसके पास आ गए, सी के पास आ गए। और एक शेयर के लिए वो कितने रुपए ले रहा है 2,000 रुपये ले रहा है, तो 25% शेयर के लिए कितने रुपये देगा वो, देखिए 1,000 का 25% कितना होता है, 1,000 का 25%, ये हो जाएगा आपका 250, यानी कि उसने 250 शेयर सी को बेच दिए। और एक शेयर का रुपये कितना है 2,000 रुपये, तो 250 शेयर के रुपये कितने हो जाएंगे 250 गुणा 2,000, यानी कि 3 और 1 4 0, ठीक है, और 1 5, यानी कि 25 दूनी 50 पे 4 0, यानी कि कुल मिला के 5 को 5 0 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।